फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा अनीता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस टेस्ट होना है 2020 बीएड का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कब निकलने हैं, आंसर की कब आनी है, रिज़ल्ट कब आना है, काउंसलिंग कब होनी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, फ़ी कैसे पे करनी है और हमें उन टॉपिक के अंदर कितने कितने तरह के क्वेश्चन आने हैं, कितने कितने मार्क्स के आने हैं। ठीक है, तो ये हम सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे 2019 में बीएड के एग्ज़ाम हुए थे जुलाई में, तो वो एग्ज़ाम मैंने दिए थे और उसके बारे में जब मैंने मैंने फॉर्म फिल करा था तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। मैंने नेट पे पढ़ा तो मतलब इतना टॉपिक पढ़ना है, तो इस करके मैं बहुत मिसगाइड हुई थी। बट चलो, एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, नो डाउट। बट फिर भी मैंने सोचा कि इस बार जो बच्चे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वैसे ही बहुत परेशान हो रखे हैं सारे, ये नहीं पता चल रहा है कि एग्ज़ाम कब होना है, कैसे होना है, पीयू कंडक्ट करवाने भी हैं या नहीं करवाने हैं, तो बोल रहे हैं फाइनल ईयर वालों के कराने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार जो बच्चे हैं जो फाइनल ईयर में हैं, वो ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए सिर्फ जितना मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ आप उतना अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, उसके लिए सबको पहले से ही ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेडलाइट्स क्या हैं जो अकॉर्डिंग टू पीयू वेबसाइट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे इस बार बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से बच्चे होते हैं जो देने वाले हैं। तो जो इसमें हम ये भी बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसका नाम पता होना चाहिए, हम कौन से पेपर के बारे में पढ़ रहे हैं और किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम नेम, तो है पीयू बीएड। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी बैचलर इन एजुकेशन। बैचलर इन एजुकेशन मतलब बीएड। तो किस टाइप का एग्ज़ाम है ये? अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का लेवल क्या है? स्टेट लेवल होता है। कंडक्ट बॉडी कौन है? पीयू है। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन, लेकिन एग्ज़ाम मोड है ऑफलाइन। ठीक है, मतलब जितना भी हमारा फॉर्म फिल करने वाला, ठीक है, फ़ी ये सब हमारा ऑनलाइन है, बट जो हम एग्ज़ाम देंगे वो हमारा क्या है? ऑफलाइन है। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, होनी है, जब होगी तो मैं आपको बता दूँगी। एग्ज़ाम ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के अंदर हमारा एग्ज़ाम होना है, तो वो हमें 3 घंटे हैं। ठीक है, 180 मिनट हैं हमारे पास एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए। और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये दे रखी है मैंने आपको। आप इस पे हम जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो बीएड के फॉर्म है या हमारा रिज़ल्ट है या आंसर की है या काउंसलिंग की डेट है, जो भी है हम इस लिंक पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस इवेंट देखते हैं कि डेट कौन कौन सी हैं जो अब तक पीयू की वेबसाइट पर हैं। तो सबसे पहले है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट, मतलब एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो हमारे 4th वीक ऑफ जून 2020 को, 4th वीक में कभी भी, 4th वीक मतलब 21 और 30 के बीच में कभी भी निकल सकते हैं। ठीक है, उसकी डेट अनाउंस नहीं है, जैसे अनाउंस होगी मैं आपको बता दूंगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर इन्फॉर्मेशन एज द वेबसाइट ऑफ द फी जनरेटर चलान। ठीक है, मतलब जो हमारे पास लास्ट डेट सबमिशन फ़ीस की है वो 2nd वीक ऑफ जुलाई रहेगी। और फ्रेंड्स, ये सब प्रोसीजर इतना जल्दी होता है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने जैसे 23rd को हमारा शायद एग्ज़ाम था और मतलब 15 तारीख तक मतलब रिज़ल्ट वगैरह और एडमिशन वगैरह तक सब कुछ हो गए थे, फर्स्ट काउंसलिंग तक हो गई थी। मतलब इतनी फास्ट करते हैं। और अब तो वैसे ही लॉकडाउन हो रखा था, इस करके सारा शेड्यूल पीछे हो रखा है, तो होप सो ये सब बहुत फास्ट होने वाला है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। तो जो लास्ट डेट हमारी फ़ीस की है वो है 2nd वीक ऑफ जुलाई 2020। और लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फ़ी किसकी है हमारे पास और कहाँ करते हैं? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 21 सेक्टर में रहती हूँ तो 21 सेक्टर के ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर अपने फ़ीस सबमिट कराऊंगी, तो ऐसा नहीं है। हम किसी भी, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए बैंक, ब्रांच कोई सी भी हो, वो भी हम कब करा सकते हैं? 2nd वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, और जो लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर विद रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेबसाइट, मतलब कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ कॉलम हम फिल नहीं करते, ठीक है, किसी भी कारण से, ABCD कोई भी कारण होता है, लेकिन जो लास्ट डेट है वो भी कब होगी? हमारी 2nd वीक ऑफ जुलाई में। ठीक है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये भी कब है? हमारी 4th
4th वीक ऑफ जुलाई में, ठीक है। अब ये सब एक डेट में नहीं है, लेकिन उस डेट में करने की पूरी कोशिश है कि हाँ हम 4th वीक ऑफ जुलाई में हम कर लेंगे, ठीक है सब कुछ। अब लिखा है डिस्प्ले ऑफ आंसर की ऑन द वेबसाइट। बच्चा जब आप एग्ज़ाम देते हो तो उसके 5-6 दिन बाद ही आपको आंसर की डिस्प्ले हो जाती है, ताकि आप देख सकते हो क्योंकि मेरिट किस हिसाब से और कितनी बन रही है, ठीक है। तो जो आंसर की है वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो मैंने आपको अभी ऊपर वेबसाइट बताई थी। तो ये भी कब है, हमारी 4th वीक ऑफ जुलाई में। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म द एट आंसर की, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा 4th वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो भी हमारा कब आ जाएगा, 4th वीक ऑफ जुलाई में। मैंने अभी कहा क्योंकि सेशन बहुत वैसे ही पीछे चला गया है, तो इस बार जो सारा प्रोसीजर होने वाला है बहुत फास्ट होने वाला है। तो हमारा तो पीयू ने डिसाइड करा है तो सारा कुछ ये कब होंगे, जुलाई में कर देंगे। और जो फर्स्ट काउंसलिंग है, ठीक है, तो वो 1st वीक ऑफ अगस्त में रखने वाले हैं, और 2nd भी, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो हम इसकी बात कर लें फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो फ़ीस स्ट्रक्चर कितना होता है बच्चा, और जो फ़ीस स्ट्रक्चर है कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये बीएड की फ़ीस है। बच्चा बीएड की फ़ीस नहीं है, ये सिर्फ आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो एंट्रेंस एग्ज़ाम उसकी फ़ीस है। तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनकी 2200 रुपये फ़ीस होती है, और जो रिज़र्व कैटेगरी हैं उनकी 1100 फ़ीस होती है। अब जनरल में हमारे बॉय और गर्ल दोनों आगे, और रिज़र्व में भी हमारे बॉय और गर्ल दोनों आगे, ठीक है। अब जो एलिजिबिलिटी क्या होती है, अब एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो आप फाइनल ईयर में हैं, चाहे स्ट्रीम कोई सी भी है, आर्ट्स है, बीकॉम है, बीएससी है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, बीबीए है, बीसीए, बीए, एलएलबी है, ठीक है, या एमए कोई कर रहा है और उसकी एमए पूरी हो गई है, तो वो भी जिनके 55% मार्क्स हैं वो एलिजिबल हैं। बट जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन है, वो 50% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न के इसमें, तो एग्ज़ाम हमारे क्या होता है, टोटल मार्क्स हमारे 150 मार्क्स का पेपर होता है, और 150 ही हमारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, पंजाबी को मिला के 6 हैं। और बच्चा पंजाबी का पेपर वही देता है जिसने 10th तक पंजाबी करी है। जिसमें 10th में बच्चे ने पंजाबी नहीं करी है वो पंजाबी का एग्ज़ाम नहीं देता है, वो करता है हिंदी, ठीक है। तो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है। तो सबसे पहले आता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये हमारे 5 टॉपिक हैं जिसमें हम बात करेंगे। तो जब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो टोटल क्वेश्चन हैं वो 30 होंगे, और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। मतलब जो जनरल अवेयरनेस है वो हमारी 30 मार्क्स की है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो इसमें क्या होती है, ये भी हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे, वो भी हमारे कितने हैं, 30 मार्क्स के, ठीक है। देन उसके बाद इंग्लिश हमारे पास कंपलसरी है, ऊपर से लेके तीनों तक हमारे पास कंपलसरी अभी तक आ रहे हैं सारे। तो ये भी 30 मार्क्स का होती है, और इसमें हमें क्या क्या आएगा वो भी हम एक एक डिस्कस करते हैं कि हमें इसमें इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है, और ये भी हमारे 30 मार्क्स का है। बच्चा इसमें टीचिंग पोटेंशियल है, टीचिंग पोटेंशियल क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगी अभी। तो वो भी हमारे पास क्या है, 30 मार्क्स का है, और 30 ही क्वेश्चन है और 30 मार्क्स का है। उसके बाद करते हैं लैंग्वेज टेस्ट। अब मैंने पहले बताया कि पंजाबी और हिंदी के अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, पेपर मीडियम तीनों में आता है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी एंड पंजाबी में भी। तो इंग्लिश और पंजाबी वाले बच्चे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर तीनों मीडियम में आता है, आप कोई से भी मीडियम से पेपर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें हिंदी और पंजाबी होती है। तो हिंदी वाले बच्चे अपना हिंदी वाला अटैम्प्ट करते हैं, और पंजाबी वाले अपने पंजाबी वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। हमारे साथ क्या हुआ था, कई बच्चे पेपर दे रहे थे और उन्होंने हिंदी भी अटैम्प्ट कर दिया और पंजाबी भी अटैम्प्ट कर दिया, और टीचर्स को बोल रहे हैं जो वहाँ पे थे कि मैम हमें पंजाबी का पेपर तो आता ही नहीं है, हमें बोला ही नहीं था कि पंजाबी भी आएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, जिन्होंने 10th तक पंजाबी पढ़ी है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपसे स्पेशल पूछेंगे कि आपने 10th में पंजाबी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। अगर आपने 10th में पंजाबी पढ़ी है तो आप पंजाबी का ही पेपर अटैम्प्ट करोगे, जो पंजाबी के 30 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको हिंदी से रिलेटेड ही क्वेश्चन करनी है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और अगर हम बात करें सिलेबस की, तो ऊपर हमने एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करा है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमारे 5 ही हैं, इनके अंदर इनके सब टॉपिक हैं, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि हमें अभी मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो उसने भी मतलब इस साल बीएड का एग्ज़ाम देना है,
तो उसको ये लगा कि उसमें सिर्फ मैथ भी हमारा 30 नंबर का था। तो फ्रेंड्स मैथ हमारा 30 नंबर का नहीं है, मैथ भी हमारा इनके बीच ही कवर अप होता है, ठीक है, एक पार्ट है इनका। तो जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन थे जो मैथ से रिलेटेड आए थे, तो मैथ से घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे ही बहुत सिंपल सा मैथ आता है 10th क्लास तक के लेवल का, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। तो हम बात करते हैं कि सिलेबस की, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर हम कौन कौन से एरिया हैं जो कवर करते हैं स्टडी के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन। अब फ्रेंड्स एजुकेशन में हम क्या पढ़ते हैं, एजुकेशन में हम ये देखते हैं कि एजुकेशन स्टार्ट कब से हुई थी, एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ तक चला, इसका प्रोसीजर क्या था, कौन कौन इसके अंदर थे। जैसे हमारे बहुत सारे लीडर्स थे, ठीक है, तो जो हमारी नीतियाँ बनाई थी, सर्व शिक्षा अभियान बनाया था, तो ऐसे जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें हम पढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जैसे अभी हाल ही में चला है नो बैग डे, तो वो हम जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी होगी तो हम इसके अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। समग्र जो चल रहा है वो भी हम इसके अंदर ही पढ़ते हैं। देन अगर बात करते हैं इंडियन पॉलिटी, तो हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, तो बच्चे ये सब जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस टेस्ट में, ठीक है। और इन सब से ही हमारे 30 क्वेश्चन बन के आने हैं। और फ्रेंड्स मैं ये कहूँगी कि आप जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे सोशल साइंस पढ़ रहे हो, वो पढ़ो आप 10th तक का बहुत अच्छे से। आप NCERT बुक फॉलो कर सकते हो उसके लिए, बट जो आप इसमें करंट पढ़ोगे, एक हमारे पास में, चलो अभी हम आगे बात करते हैं, और साइंस भी, ठीक है। और आर्ट्स एंड कल्चर, कल्चर का मतलब कोई लैंग्वेज होगी, कोई डांस हो गया, कोई फोक सॉन्ग हो गया कि कहाँ का है, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी, जैसे अभी हाल ही में जो करंट टॉपिक चल रहे हैं हमारे, जैसे कोविड-19 का चल रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन आपके। और करंट इवेंट, बच्चा करंट इवेंट तो हमारे पास क्या है, जैसे एक सागर है, उसमें से हमें कुछ बाल्टियाँ निकालनी हैं, क्योंकि करंट हम जितना भी कर लें उतना कम है, ठीक है, कि एग्ज़ाम में जाके देखते हैं अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। और हु इज़ हु, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं आपको यहाँ बता रही थी, आप यहाँ पे बात करेंगे तो अगर पॉलिटिक्स की बात करोगे, इकोनॉमिक्स की बात करोगे, लैंग्वेज की बात करोगे, तो बच्चा ये तो आप अपनी NCERT बुक 10th क्लास तक कर लोगे। लेकिन जब इसमें बात करोगे जनरल नॉलेज और करंट की, तो अभी तक आपने ऊपर जितने भी टॉपिक पढ़े कि सोशल साइंस होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल होनी चाहिए, आर्ट्स एंड कल्चर होना चाहिए, गेम एंड स्पोर्ट, तो बेटा इस करंट में आप यही सारे टॉपिक पढ़ोगे जो अभी इवेंट हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टीचिंग पोटेंशियल की बात करते हैं। बेटा टीचिंग पोटेंशियल होता क्या है, इसमें हमें टीचर को एज अ प्रोफेशन देखना है, ठीक है। तो इमोशनल होके नहीं चलना है कि एक बच्चा है, ठीक है, कि वो रो रहा है तो टीचर उसको गले लगा के चुप करा रही हैं या उसको चॉकलेट दे रही हैं, नहीं, ऐसा इमोशनल ही नहीं चलना है। इसमें हमें प्रोफेशनल ही सोचना है और जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब प्रोफेशनल ही जवाब देनी है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोच के चलते हो तो आपके टीचिंग प्रोफेशन के जो क्वेश्चन है वो सारे ही ठीक जाने होते हैं। अब इसमें हम टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करते हैं वो देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एजुकेशन सिस्टम, कि हमारे पास जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है एजुकेशन सिस्टम में वो कैसा है, 3 तरह का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ठीक है। और इसमें डिसेंट एजुकेशन, तो आप जब इसको पढ़ोगे, ठीक है, तो अभी सिर्फ मुझे आपसे जो है हमारा सिलेबस डिस्कस करना है, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक हैं सिर्फ जो आपको पढ़ने हैं। सेकेंड, इसी में हमारा ऑडियो विजुअल एड्स एंड मास मीडिया, कि हम पढ़ाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि आजकल जैसे चार्ट हो गए, PPT होगी, ठीक है, बोर्ड हो गए, ये सब दिखा के। देन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ चल रही है वो हम पढ़ने गए इसमें। जनरल अवेयरनेस ऑफ नेशनल लेवल एजुकेशन, मतलब हमारी जो जनरल नॉलेज है वो एजुकेशन पॉलिसी पे कैसी है, एजेंसी पे कैसी है, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक कैसी है, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। और जब भी आप नॉलेज के बारे में बात करो कि करंट आपको पढ़ना है, तो आप जो स्कूल में अभी भी चेंजेस हुए हैं सारे, मतलब 1 साल के अंदर अंदर, उनको अच्छे से कवर अप कर लेना, ठीक है, वो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। टीचर एज अ प्रोफेशनल कैरेक्टर एंड देयर एडजस्टमेंट, मैं अभी पहले बताया था टीचर को एज अ पर्सनल कैरेक्टर लेना है, तो उसको हमें क्या पढ़ना है कि टीचर को कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए कि इमोशनल होना चाहिए। तो टीचर को कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, एज अ प्रोफेशनल ही वो वर्क अच्छे से कर सकता है, ठीक है। अब क्लासरूम पर्सनल ऑफ लर्निंग ऑफ देयर सोल्यूशन, ठीक है, मतलब
कि क्लासरूम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनको कैसे हैंडल करने हैं और उनके सोल्यूशन क्या है। तो एक टीचर के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताने हैं हमें क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं लिखना है, जैसे एक टीचर का माइंड चलेगा वो सोचना है। क्योंकि फ्रेंड टीचर एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जो हमें एक नेशन की बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें बिल्कुल टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि आप टीचर हो और आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। तो और देखो, एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन रिलेशन विद द स्टूडेंट, कलीग एंड एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर आप टीचर हो और आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ आपको बच्चों के साथ डील नहीं करना है, वो एक है इशू, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट आप वहाँ पे स्टूडेंट, कलीग, अपने जो बाकी टीचर हैं उनके साथ भी रहना है, जो प्रिंसिपल है उनके साथ भी रहना है, जो क्लर्क है उनके साथ भी रहना है। तो आप उनके साथ कैसा बिहेव करोगे, तो ये सब भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इवन पेरेंट्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ एग्जामिनेशन, एवेल्यूएशन एंड द असेसमेंट। अब आपको प्रॉब्लम क्या आनी है, आपको जैसे सीई सिस्टम अच्छा लगा नहीं लगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बच्चे की नॉलेज चेक करने के लिए एग्जामिनेशन क्या एक टूल हो सकता है, इवैल्यूएशन एक टूल हो सकता है, असेसमेंट एक टूल हो सकता है। असेसमेंट के अंदर कितने पार्ट आ सकते हैं, आप इवैल्यूएशन किस तरह कर सकते हो, एग्जामिनेशन किस तरह की कर सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे लग सकते हैं। तो ये सब टॉपिक आप इसमें कवर अप करोगे, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे एक बॉडी विदाउट सॉइल बेकार है, उसी तरह अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो वो स्कूल लाइब्रेरी के बिना एक बेकार है, ठीक है। तो लाइब्रेरी के क्या क्या यूज़ हैं, किस किस तरह की बुक्स होनी चाहिए वहाँ पे एक बच्चों को देने के लिए, किस किस तरह, तो इससे बेस हमें क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। अब है स्कूल, सोसाइटी एंड द फैमिली। मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, कि स्कूल के अंदर रह के हम किस किस तरह की बातें कर सकते हैं और बच्चों से, बाकियों से हमारा रिलेशन कैसा है, तो इसमें यही सब आएगा, ठीक है। अब हमारा थर्ड टॉपिक है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब अच्छा, यही एक टॉपिक है जहाँ हमें मैथ भी कवर अप करना है, ठीक है। और मैथ को लेके इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बच्चे मैथ में ही लगे रहेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप हमारी जीके बनाएं, टीचिंग पोटेंशियल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे से अटेंड कर सकें। और मेंटल एबिलिटी में हम जो ये चीज़ें कर रहे हैं वो इन्हीं टॉपिक को लेके करें, आपका सारा कवर अप हो जाए। सबसे पहले नंबर सीरीज़ है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, एनालिसिस है, जैसे हमारे पास अपोजिट वर्ड हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, रिलेशनशिप्स वाले क्वेश्चन हैं, डिडक्टिव एंड द इंडक्टिव रीजनिंग है, और जो हमारा पास पड़ता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ एंड द फिगर, ठीक है। सिम्बारग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये वाला टॉपिक इसमें कर लेंगे। एक मैथ का यहाँ पर आ गया हमारा टॉपिक, ठीक है। और एक ये हो गया हमारे पास, ये हमारा क्या है, इवैल्यूएशन एंड द इंटरफ्रेंस, ठीक। इसमें हमारा थोड़ा मैथ आता है। मैथ में भी हमारे पास क्या है, मीन, मोड, मीडियन, एरिया, सर्कल, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था कौन सा टॉपिक, हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो तीसरा था, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंग्लिश और कंपलसरी, बच्चा इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें इंग्लिश और आपका लिटरेचर, जिसमें आप पूरे मार्क्स लेके अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आप इंग्लिश और हिंदी, ये आपकी जो भी लैंग्वेज है उस पर अपनी कमांड पूरी रखें, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले ग्रामर पढ़ेंगे। अब ग्रामर के अंदर क्या क्या पढ़ें, बच्चों को ये कन्फ्यूज होती है हम कि ग्रामर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करें। तो इसमें सबसे पहले हम डिटर्मिनर्स करें, ठीक है, जितने भी आपको हों, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा। आर्टिकल्स करें, टेंस करें, और टेंस में एरर ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कंटिन्यू, जितने भी हमारे पास टेंस हैं, ठीक है, उनको टेंस को अच्छे से करें। और हमारा तो वीडियो भी बना हुआ है टेंस से पूरी अच्छी तरह से, अगर आपको करना है तो वहाँ से भी कर सकते हो। और बीएड के लिए तो बेस्ट है, ठीक है। जैसे और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द सेंटेंस, कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया, आप उसमें से कर सकते हो। प्रेपोजिशन कर सकते हो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर सकते हो, ठीक है, ये करने हैं आपको। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो आते ही आते हैं, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसको हम नरेशन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और इनसे बाहर आपको कुछ नहीं आ सकता। सिर्फ आपको इनके रूल पता होने चाहिए कि किस तरह यूज़ करने हैं, क्योंकि आपको आने MCQ हैं, ठीक है। गलत आप आसानी से निकाल सकते हो, जो ईजी सही है उसको ढूंढ के लिखना है बस, ठीक है। तो ये तो था हमारा ग्रामर का पार्ट्स। अगर हम बात करें इसमें ईडियम्स, तो इसमें हमारी वोकेबलरी, ईडियम्स जिससे कहावतें जिसको बोलते हैं वो आएंगे, ठीक है। मुहावरे, वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, करेक्शन आएगी जिसको एडिटिंग वगैरह होती है। इसमें हमारी टेंस, प्रेपोजिशन, मोडाल्स, एक चीज़ और रहेगी यहाँ पे, मोडाल्स भी आने हैं हमारे पास, ठीक है। वो रहेगी हमारे पास
पंचुएशन आ गई, सिनोनियम्स, एंटोनियम और स्पेलिंग टेस्ट। ये सब टॉपिक हैं इंग्लिश के। अब इसमें से देखो हमें ऊपर जितने टॉपिक थे उसमें से सारे में 30 में आना था, और इंग्लिश में हमारा इन सब में से ही हमें 30 मार्क्स का आना है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और इडियम्स तो आप डेली की याद करना अभी से शुरू कर दो, ताकि आपका जब तक जुलाई में एग्ज़ाम हो तो आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकें। और फ्रेंड्स, आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, लेके चलो कि आपके पास सिर्फ 1 मंथ है, क्योंकि आपके फाइनल एग्ज़ाम भी अभी पीयू कंडक्ट करवाने वाला है जुलाई में, तो मे बी आपको टाइम ना मिले, तो आप अभी से अपनी प्रिपेयर करने लग जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी और पंजाबी। फ्रेंड्स, हिंदी और पंजाबी में हमारे पास सेम टॉपिक हैं। जिसके पास हिंदी है वो हिंदी पढ़ें, जिसके पास पंजाबी है वो अपनी पंजाबी करें। और पंजाबी और हिंदी में भी क्या करना है, देखो फ्रेंड्स, हमें पहले मुहावरे करने हैं, जैसे इंग्लिश में हमारे इडियम्स थे। लोकोक्तियाँ करनी हैं, ठीक है। अब मुहावरे लोकोक्तियाँ करनी है। वाक्यों के रिक्त स्थान भरने हैं कि कुछ सेंटेंस हमें दे देंगे, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसको कारक के अकॉर्डिंग या प्रायवाची, इनके अकॉर्डिंग हमें फिलअप करने होते हैं, ठीक है। प्रायवाची शब्द आएंगे, वाक्यों का शुद्ध रूप लिखना आएगा, और इसमें हमारे वाच्य भी आएंगे। चलो आगे हम करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले हो गए। उसके बाद व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, भाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है, हिंदी भाषा, व्याकरण क्या है, वर्ण क्या है, स्वर और व्यंजन क्या है, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये व्याकरण के अंदर करेंगे हम। उसके बाद शब्द क्या होते हैं, शब्द कितनी प्रकार के होते हैं, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया के अंदर सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या है, क्रिया विश्लेषण क्या है, वचन बदलो, लिंग बदलो, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा क्या है, संधि क्या है हमारी, देन समास, वाक्य भेद हमारे 2 तरह के हैं, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे, तो दोनों तरह के कर लेने हैं। तत्सम और तद्भव शब्द क्या है, और विराम चिन्हों का प्रयोग, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा हिंदी का भी सिलेबस है और आपका पंजाबी का भी सिलेबस है। अगर आप वेबसाइट पे भी जाके चेक करोगे तो उसके अंदर सिर्फ आपको हिंदी का सिलेबस जो मिलेगा, सिर्फ हिंदी के हमारे कुछ टॉपिक होंगे, जो बीच के टॉपिक सब टॉपिक हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने यहाँ कोशिश करी है कि आप अपने फाइनल एग्ज़ाम भी दें अच्छे से। ऑल द बेस्ट सबको, चाहे आपकी स्ट्रीम कोई भी है, चाहे आप MA फाइनल कर रहे हो, चाहे BA फाइनल कर रहे हो, चाहे BSc फाइनल कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करें। और जो मैंने आपको अभी बता दिया, अगर आप B.Ed के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, चाहे दिन में 1 घंटा, ठीक है। और इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ें तो आपकी रैंक कहीं नहीं गया, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।